सांसदों ने भी अपने विचार रखे और मुझे खुशी है कि हमारे सभी विधि विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद थे। पता नहीं इस सदन के बाहर हैं या नहीं, अगर इसी तरह के हमारे विधि विशेषज्ञ बाहर मौजूद होते तो शायद स्थिति कुछ पलटती। बहरहाल मैंने संशोधन पेश किए हैं। इन संशोधनों को पेश करने का उद्देश्य ये है, सभी लोगों ने माननीय मंत्री जी का स्वागत किया, लेकिन मैं स्वागत करते हुए भी ये कहकर उनका इस्तकबाल नहीं कर सकती कि आप देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली स्थिति है। 1974 में स्टेटस कमेटी ने यह अनुशंसा की थी कि ये जो राशि है गुजारा भत्ता की, इसको बढ़ाया जाए, और इसके बाद में ये 28 वर्ष हो गए उस अनुशंसा के बाद में, और अब आप ये विधेयक लेकर आए। इसलिए आप ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रेस मत करिए, मैं पूरा बिल लेके आऊँगा। तो मेरी इच्छा तो होती है कि मैं एतबार करूँ, लेकिन मुझे गालिब के शब्दों में यही कहना पड़ता है कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तो एतबार तो मैं है नहीं। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वास्तव में जो हमारे संविधान की उद्घोषणाएं एक तरफ है, संविधान के मूलभूत अधिकार एक तरफ है, और इन संविधान की उद्घोषणाओं का, मूलभूत अधिकारों का महिलाओं के जो कानून हैं, हमारे जो निजी कानून हैं, उनके साथ में कोई संगति नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय सांसद ने जो सुझाव रखे हैं, और मैंने भी उसी तरह का एक संशोधन रखा है कि आप हमारे मंत्री जी ने कानूनी परिभाषा मुझे समझाई। मैं कानूनी परिभाषा नहीं, जीवन की परिभाषा अब मैं बोलना चाहती हूँ कि हकीकत ये है कि आप कहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल। उपाध्यक्ष जी, हालत तो ये है कि महिलाओं के संदर्भ में तो जो संभव होता है वो भी असंभव हो जाता है, जैसा अभी हो रहा था मेरे साथ, जो अभी हुआ। कह रहे थे कि अब हो नहीं सकता, आप बोल नहीं सकती। अब उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं, ये महिलाओं के साथ अमूमन होता है। कागज के मिक्सअप का तो मैं नहीं कह सकता, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं उपाध्यक्ष जी, वो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये मंत्री जी थर्ड रीडिंग में विधि मंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो 30 दिन का प्राविधान हमने रखा है, 60 दिन का आपने रखा है, मैंने 30 दिन का रखा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एज फार एज पॉसिबल हटा के आप 30 दिन के अंदर इनका निपटारा करें, क्योंकि औरतों के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बनता है कि वो बार बार ना तो अदालतों के चक्कर निकाल सकती हैं, ना उनके पास में इतनी सुविधाएं होती हैं। और अब आप जैसा कि ये कह रहे हैं, हम जब कह रहे हैं कि साहब जिस दिन से वो निराश्रित हुई उसी दिन से उसको मिलना चाहिए गुजारा भत्ते की राशि, तो वो भी कानून की परिभाषा में संभव नहीं है। तो ये मेरी आपसे निवेदन है कि आप ये तो 30 दिन के अंदर करें। और मेरे 2 और संशोधन है, मैं कहें तो आप उनके भी इस बारे में अभी साथ में ही बोल दूं, नहीं तो फिर आप उसको ले जाएंगे। आपका एक ही है इसमें? और है जी, बोलिए। और वो तो हुआ ही नहीं, मेरा एक जो है वो तो हुआ ही नहीं, उस पर किसी ने अभी कुछ कहा ही नहीं है, इसीलिए मैं उसकी और आपका आप बोल दीजिए उसमें। हाँ, एकदम मंत्री जी, आपने ये कहा कि ठीक है, पति की आमदनी क्या है, क्या स्रोत है, किस तरह का उसका जीवन स्तर है, इन तमाम चीज़ों पर अदालत विचार में लेगी। मेरा ये कहना है कि आम तौर पर ये जिम्मा ये महिलाओं को सौंप दिया जाता है कि भाई आप साबित करिए। ये महिलाओं के लिए ये संभव नहीं होता, और इसकी जिम्मेदारी पति पर जानी चाहिए कि उसकी इनकम क्या है, उसकी आय क्या है, उसका जीवन स्तर क्या है। ये तमाम चीज़ें जो मैंने अपने संशोधन में गिनाई है कि गुजारा भत्ता तय करते समय इन तमाम कसौटियों को ख्याल रखना चाहिए, वो करना चाहिए। और तीसरा मेरा जो है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और कई कोर्ट अदालतों ने अपनी राय जाहिर की है कि आमतौर पर ये होता है, और हमारी ये जो पितृसत्तात्मक जो समाज है, और इस पितृसत्तात्मक समाज और सामंती समाज के जो मूल्य है, वो मूल्य इतने स्त्री विरोधी हैं कि समाज में स्त्री के लिए सम्मान के साथ में, इज्जत के साथ में अपनी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हर बार किसी औरत के लिए संभव नहीं होता। अक्सर हमारे समाज में ये देखते हैं हम कि साहब औरत रह रही है आदमी के घर में, भले ही परंपरागत रूप से उसकी शादी न हुई हो, उसके पास में परंपरागत सबूत न हो कि मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद समाज की नज़रों में वो पत्नी की हैसियत से रह रही है, तो इसलिए उसको भी पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं ये आशा करूंगी कि हमने और हमारे माननीय सांसद ने और दूसरे हमारे नरिमन साहब ने भी जो सुझाव रखे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस सदन में ये आश्वासन दें कि आप, उसका तो आप समय नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसके लिए कृपया हमें समय बता दें कि आप 2 महीने बाद
3 महीने बाद आप एक संपूर्ण बिल लेकर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों को समेटते हुए, तो मैं ये चाहूंगी कि इस पर मैं विचार करूंगी। आप जो आश्वासन दे दीजिए तब मैं सोचूंगी। दे दीजिए आश्वासन, देने में क्या जाता। अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से सरकार जब भी भविष्य में ये विषय ऐसे हैं जिस पे सबको चिंता होनी चाहिए, और निश्चित रूप से इन विषयों के ऊपर, क्योंकि कई सुझाव सदन में भी आए हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, तो इस प्रकार के कानूनों का जो सुधार होगा तो इन सुझावों को हम मद्देनजर रखेंगे। अब आप इसको विड्रा कर रही हैं, इसमें दीदी सुधार की तरफ तो बढ़ गए हैं उसमें प्रकृति। अब जो मिल रहा है उसको तो हम इतने फिलहाल 40 साल बाद अब उपाध्यक्ष जी, मैं न चाहते हुए भी भारी मन से इसको वापस हल्के मन से। Now the minister has yes. Now again the question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Now the minister's statement is there. Now there is another bill, the Indian Divorce Amendment Bill, is only to be moved. It can be moved only. He can move it today. And then we can take all right, let him introduce the bill, and thereafter the minister's statement, and then we will adjourn. Yeah, that's right. Sir, may I just suggest this, sir, before I make the formal introduction of the bill? Because I think it's important that amongst all these legislations, this perhaps is the most important one. And it has taken the Indian Parliament to come to a consensus, and for various connected people to agree to this reform, a period of as long as 50 years. And therefore, it's important that we pass it in this session in both the houses. Now, since I have only 5 days thereafter left next week in the next session, and if you keep the Fridays out, it will be only 4 days, my request would be that this can be passed this week by this session, and so that I am able to take it to the Lok Sabha next week and approve it. So may I suggest, because it's not a bill which is going to involve a very long debate, because most of the items, if there's a unanimous recommendation of the standing committee, we can, if members agree, we can sit for a half an hour or 1 hour today, depending on what the members feel, or we can sit after the private. Bill we will take it up on Monday. There will be no problem, so that we will have Tuesday, Wednesday, Thursday to get it passed in Lok Sabha. So may I then make a formal introduction of the bill? Yeah, please. That's what the. Sir, I'll just make a formal brief introduction of the bill. Move the. Sir, I move that the Indian Divorce Amendment Bill 2000 be taken up for consideration and passage by this Honourable House. Yeah, thank you. Will you like to make any remarks now? Sir, may I? The question is that the Indian Divorce Amendment Bill. No, sir. After that, May I? I'll just give a. It will be taken into consideration later on. Yes, now, Dr. Raman to make a statement regarding patent on basmati rice lines and grains to Rice Tech Incorporated USA. डिप्टी स्पीकर सर, 21 अगस्त 2001 को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर माननीय सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में आभास कराया गया कि एक अमेरिका फर्म ने बासमती चावल पर पेटेंट प्राप्त कर लिया है और इस कार्रवाई से भारत के बासमती चावल के व्यापार निर्यातों के संबंध में बुरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसा भी आभास कराया गया है कि भारत उक्त पेटेंट में संशोधन किए जाने हेतु संयुक्त राज्य पेटेंट और तथा ट्रेडमार्क कार्यालय USPTO के सम्मुख अपना मामला हार गया है। प्रारंभिक रूप से मैं सदन को यह निश्चित रूप से सूचित करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट गलत और ये गलत धारणा पर आधारित है। वास्तव में उक्त पेटेंट के संबंध में USPTO का निर्णय भारत के लिए एक विजय का संकेत देता है। माननीय सदस्यों ने दिनांक 22 अगस्त 2001 के बाद छपी प्रेस रिपोर्ट को भी पढ़ा होगा, जिन्होंने पूर्व के भ्रांतिपूर्ण प्रभाव को ठीक कर दिया है। इस संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैं। बासमती राइस लाइन्स और खाद्यान्नों पर पेटेंट 2 सितंबर 1997 को
यूएसपीटीओ द्वारा मेसर्स राइसटेक इंक यूएसए को प्रदान किया गया था। इसके लिए एक आवेदन 8 जुलाई 1994 को दायर किया गया था। पेटेंट पर 20 क्लेम थे। यूएसपीटीओ के हाल के निर्णय के बाद 15 क्लेमों को पहले ही रद्द कर दिया गया है और शेष 5 क्लेम भारत में उत्पादित बासमती की किस्मों को प्रभावित नहीं करते और ये भारत के व्यापार निर्यातों पर भी प्रभाव नहीं डालेंगे। वास्तव में पेटेंट का शीर्षक जो बासमती राइस लाइन्स और ग्रेन्स था भी बदलकर अब राइस लाइन्स बास 867, RT117 और RT1121 कर दिया गया है। अतः अमेरिका कंपनी इस 3 राइस लाइनों पर पेटेंट तक ही सीमित है जो इसने विकसित किए हैं। उक्त पेटेंट की मंजूरी से आमतौर पर भारत के निर्यातों को और खास तौर पर यूएसए को किए जाने वाले निर्यातों को कोई प्रभावित नहीं किया है। वास्तव में बासमती चावल का कुल निर्यात पिछले वर्ष 1780 करोड़ की तुलना में 2000-2001 में 2141 करोड़ की राशि का है और उसी प्रकार 99-2000 में अमेरिका को किया गया 70 करोड़ रुपये का निर्यात 2000-2001 में 129 करोड़ रुपया राशि का हो गया है। वर्ष 98-99 की तुलना में अमेरिका को बासमती चावल के निर्यात में 6 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 1997 में जब पेटेंट प्रदान किया गया था तब भारत सरकार ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा माना था। चूंकि भारत व्यापक मात्रा में बासमती का निर्यात करता है और पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यूएसपीटीओ के समक्ष इस पेटेंट को चुनौती देने के लिए कदम उठाए जाएं। व्यापक अंतर मंत्रालयी परामर्शों और तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसरण में यूएसपीटीओ में एक याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया ताकि इन क्लेमों को चुनौती दी जा सके, जिससे परिणाम स्वरूप हमें यूएसए को बासमती का निर्यात करना मुश्किल हो सकता था। यह चुनौती 27 अप्रैल 2000 को दायर की गई थी। सितंबर 2000 में मेसर्स राइसटेक ने भारत के लिए आपत्तिजनक 3 क्लेमों और एक अन्य क्लेम भी अभ्यार्पण किया। यूएसपीटीओ के निरीक्षक ने शेष सभी क्लेमों को पुनः जांच के लिए राइसटेक को एक नोटिस भी जारी किया। उनके अनुसरण में यूएसपीटीओ ने 14 अगस्त 2001 के हाल ही के निर्णय द्वारा 11 और क्लेमों को हटा दिया गया है। शेष दावे 8, 9, 11, 12 और 13 राइसटेक द्वारा विकसित की चावल की 3 विशिष्ट किस्मों राइस लाइन्स से संबंधित है और उन्हें भारत द्वारा विशिष्ट रूप से कभी भी चुनौती नहीं दी गई क्योंकि इससे कोई खतरा नहीं था। दिसंबर 1995 में बासमती विकास निधि की स्थापना की गई थी और नवंबर 1996 से एक निगरानी एजेंसी को नियुक्त किया गया था ताकि बासमती चावल अथवा इसके परिवर्तित रूपों के लिए नए व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क के प्रयोग पर विश्व भर की नज़र रखी जा सके। इस निगरानी एजेंसी ने ऐसे पंजीकरण करवाने के अनेक प्रयासों की पहचान की है, जिसमें से 15 को यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, चिली, संयुक्त अरब अमीरात आदि देशों में सफलतापूर्वक चुनौती दी गई है और निर्णय हमारे पक्ष में हुआ है। पंजीकरण के प्रयासों के शेष मामलों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा द्वारा अन्य देशों में प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि उस मुद्दे के संबंध में प्रस्तुत गई खबरें और व्यक्त की गई शंकाएं निराधार और गलत। डॉक्टर एमएन दास, डॉक्टर एमएन दास। Not today. So there is later on. So the House stands adjourned till tomorrow, Friday, 24th of August.